हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या होगा? जो गैस्ट्रिक मुकोसा है, कहाँ पर है? हमारे स्टोमक में है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। टिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हो जाए, गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या है? लेयर होता है स्टोमक का, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्राइटिस कहेंगे। ठीक है, ये मेनली इसका अगर दूसरा डेफिनेशन कहें तो क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, टिस मतलब इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन होगा या स्टोमक के लाइनिंग में इरोशन होगा तो उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये स्टोमक लाइनिंग क्या से बना हुआ रहता है? सेल से बना हुआ रहता है, जो प्रोड्यूस करता है एसिड एंजाइम, जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, और म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक लाइनिंग को एसिड से। तो यहाँ पर आपको दो टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। एक होता है गैस्ट्रोपैथी और दूसरा होता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रोपैथी मतलब गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, पैथी मतलब डिजीज। अगर इपिथेलियल डैमेज होगा विथ मिनिमल और नो इन्फ्लामेशन तो उसको हम गैस्ट्रोपैथी कहते हैं। और गैस्ट्राइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा म्यूकोसल इंज्यूरी के कारण। ठीक है, तो गैस्ट्रोपैथी का कारण क्या हो सकता है? तो ये इथेनॉल हो सकता है, स्ट्रेस, एनसीड, और जो हमारा गैस्ट्राइटिस है तो इसका इटियोलॉजी इन्फेक्शियस या ऑटो इम्यून। तो इसको हम फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो बायोप्सी के थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर गैस्ट्राइटिस बहुत दिन तक रह जाए तो ये क्रोनिक हो जाता है। मतलब कि गैस्ट्राइटिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो थोड़े समय के लिए होता है, क्रोनिक अगर उसको चेकअप नहीं किया जाए, वो बहुत दिन तक रह जाए तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। क्रोनिक में इन्फ्लामेशन में मेनली लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ रहेगा या प्लाज्मा सेल इन लैमिना प्रोपिया बढ़ा हुआ रहेगा। कितना बढ़ा हुआ रहेगा? तो ग्रेटर देन 5/HPF रहेगा। ठीक है, एक्टिविटी तो कोई भी न्यूट्रोफिल नोटेड होंगे, ग्लैंडुलर एट्रोपी होगा। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? ग्लैंडुलर सब क्यों थिन हो जाएंगे? क्योंकि म्यूकोसल डैमेज बहुत दिन तक है। इंटेस्टेशियल मेटाप्लेसिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, जिसके कारण स्क्वामस सेल क्लोमुलर सेल में ये क्या हो रहे हैं? डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। अब हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो गर्द में भी हो सकता है, इनडाइजेशन में भी हो सकता है, तो ये क्या सेम है? तो नहीं, ये तीनों सेम नहीं है। जो गर्द है ना, वो एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है। मतलब कि जो पेट का एसिड है वो बार बार ये इसोफेगस के तरफ आता है, जिसके कारण ये होता है। और जब बात करें इनडाइजेशन का तो उसमें आपका पेट फूलना, ब्लोटिंग होगा, गैस भरेगा और उसके बाद हल्का पेट फूलेगा। ठीक है, तो ये सब तीनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो ये गैस्ट्राइटिस होते हैं, ड्यूरेशन के अनुसार दो तरह के होते हैं। एक्यूट जो थोड़े समय में होते हैं, क्रोनिक अगर एक्यूट को चेक नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बाद में क्रोनिक बन सकता है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का अगर डिफिनीशन बोलें तो ट्रांजिएंट एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टोमक होगा। मतलब कि थोड़े समय के लिए इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा स्टोमक में, मेनली म्यूकोसा लेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्राइटिस कहेंगे, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि जो इम्बैलेंस होता है प्रोटेक्टिव और डैमेजिंग फैक्टर के बीच में। जैसे कि कुछ हैं, जैसे एसिड क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, तो ये म्यूकोसा क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो इन दोनों में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण मेनली ये गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। ये सडनली आता है, शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। आता क्यों है? तो या तो स्पाइसी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, या अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, या किसी केमिकल वायरस इन्फेक्शन, ये कोई मेडिकेशन, पाइलोरिक बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इसके कारण कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, जो
मेनली 24 आवर्स में सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूछे कि इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इसमें मेनली हैवी स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो मेडिकेशन के कारण होता है। फिर हैवी स्मोकिंग या अल्कोहल के कारण। मेडिकेशन में मान ली जो ज़्यादा एनसिड यूज करते हैं, एस्पिरिन यूज करते हैं, ठीक है, या फिर यूरेमिया के कारण, या फिर इस्कीमिक या शॉक के कारण, स्ट्रेस, ट्रॉमा, बर्न या सर्जरी के कारण। इसके अदर भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि नेसोगैस्ट्रिक इंटुबेशन, डिजिटल गैस्ट्रोटोमी, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, ये सब के कारण भी हो सकता है। तो ड्रग में क्या क्या बताए, एनसिड या एंटी कैंसरस ड्रग। अगर स्ट्रेस की बात करें तो अगर इसमें हमें क्या करना पड़ता है, आईसीयू में ले जाना पड़ता है। अगर बर्न्स के कारण हुआ है तो उसमें कर्लिंग अल्सर होगा, जो पहले ही बढ़ा चुके हैं। और अगर ट्रॉमा के कारण होगा तो मेनली कुशिंग अल्सर होता है, या इंट्राक्रैनियल ये बढ़ जाने के कारण होता है तो कुशिंग अल्सर होता है। ठीक है, इसके कारण कुशिंग अल्सर होता है। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, तो इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, नौसिया होंगे, वोमिटिंग होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली जब देखेंगे ना तो इसमें मेनली न्यूट्रोफिल मिलेगा एबव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा इपिथेलियम का। यही होता है क्या का, तो एक्टिव इन्फ्लामेशन का इंडिकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए क्रोनिक के बारे में पढ़ते हैं। क्रोनिक मेनली ओल्डर पीपल में होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहे स्टोमक में या अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में, तब ये देखने को मिलता है। इसमें जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाए, जिसके कारण रिफ्लैक्स हो एसिड का, या फिर एस्पायरोरिक बढ़ जाए, तो ये सब के कारण मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्यूट ये क्रोनिक को, तो एक्यूट जो होता है उसमें म्यूकोसल बैरियर कम हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। एनसिड, अल्कोहल, ये सब मोस्ट कॉमन है। बर्न के कारण होगा तो कर्लिंग, जिसमें पीवी घट जाता है। और अगर हेड इंजरी या ट्रॉमा के कारण होगा तो कुशिंग। ठीक है, क्रोनिक जो है ना वो मेनली दो कारण से ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनली जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, या तो ये ऑटो इम्यून के कारण हुआ है, या फिर ये एच पायरोली के कारण होता है। ठीक है, ऑटो इम्यून हुआ है तो ये ज़्यादा इसका कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो स्टोमक के बॉडी पार्ट में देखने को मिलेगा गैस्ट्राइटिस। और अगर एच पायरोली के कारण हुआ है तो एंट्रम पार्ट में मेनली देखने को मिलेगा। अब ऑटो इम्यून में ज़्यादा मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है, लेकिन एच पायरोलिक में न्यूट्रोफिल। ठीक है, जब एसिड की बात करें तो ऑटो इम्यून में लेस एसिड प्रोड्यूस होता है और एच पायरोलिक में ज़्यादा। गैस्ट्रीन की बात करें तो गैस्ट्रीन में क्या होगा, ये ऑटो इम्यून में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एच पायरोलिक में प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें मेनली न्यूरो एंडोक्राइन इन्वॉल्व होते हैं और इसमें पॉलिप्स हो सकता है। सेरोलॉजी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी जो है वो पैराइटल सेल को डैमेज करता है, इसमें जो एंटीबॉडी है वो एच पायरोली को डैमेज करता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस की बात करें तो मेनली ऑटो इम्यून में एट्रोपी देखने को मिलेगा, मतलब कि पतला हो जाएगा ये स्टोमक का वॉल। उसके बाद परनीशियस अनीमिया देखने को मिलेगा, कार्किनोइड देखने को मिलेगा। ठीक है, जब एच पायरोली की बात करें तो ये फ्यूचर में पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा होने का डर है। ऑटो इम्यून मेनली ऑटो इम्यून के कारण होता है और एच पायरोलिक पुबर्टी के कारण होता है, जिनको खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये जो हमारा क्रोनिक है ना, इसके दो टाइप और होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है नॉन इरोसिव
दूसरा होता है इरोसिव। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं? नॉन इरोसिव में मेनली क्या होता है ना, कोई फॉरेन बॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, अपने ही सेल को फॉरेन बॉडी समझने लगता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करता है और उसको डैमेज करने लगता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, जो हम ऑटो इम्यून में पढ़े थे। ऑटो इम्यून क्या होता है? नॉन इरोसिव होता है, इसमें कोई ये से छिलाता उड़ाता नहीं है। ठीक है, नॉन इरोसिव होता है। इसमें एंटीबॉडी क्या करता है, अपने ही सेल को फॉरेन बॉडी समझ के उसको मारने लगता है। तो इस पर साइट कहाँ पे है? स्टोमक में है। इरोसिव में जैसे कि हम कोई एसिड ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे स्टोमक में क्या हो रहा है? इरोसन हो रहा है, उसके जो लेयर है उसका डैमेज हो रहा है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होगा और जिसको हम अल्सर कहेंगे। ठीक है, तो ये मेनली एच पायरोली के कारण देखने को मिलता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में मेन कौन कौन सा हो जाता है? एच पायरोली। ठीक है, ऑटो इम्यून जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है, अल्कोहल स्मोकिंग, रेडिएशन, फिर यूरेमिया, GVHD, ये सब मेनली कारण होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा? तो एंट्रेक्टोमी विथ गैस्ट्रोएंटेरेक्टोमी, अदर्स में एमाइलॉइडोसिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, यूरेमिया, क्रोन डिजीज। अगर इसमें माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो इसमें क्या दिखेगा? या तो लिम्फोसाइट प्रेजेंट है या प्लाज्मा सेल प्रेजेंट है। याद रखिएगा, इसमें जो एक्यूट था इसमें न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता था, क्रोनिक में लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इंटरस्टिशियल मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस मेनली फंगस या बॉडी में होगा, तो यह मैंने आपको पढ़ा दिया है। 90% केसेज में क्या होता है? एच पायरोलिक से रिलेशन होता है और सिर्फ 10% ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस से रिलेशन होता है। ये दोनों का डिफ्रेंशिएट किया है, फिर भी एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जो एच पायरोलिक है ना, ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम जैसे कि फॉस्फोलाइपेज, यूरिएज, और ये एडहेशन मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि BABA, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग के लिए इन द पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप O, और टॉक्सिन जैसे कि CAG-A और VAX-A। इसके कारण दो तरह का गैस्ट्राइटिस होगा, या तो एंट्रल प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस होगा या पैन गैस्ट्रेटिक होगा। पैन गैस्ट्रेटिक मतलब कहने का पूरा स्टोमक है जो इन्वॉल्व होगा, और एंट्रल कहने का मतलब है सिर्फ एंट्रल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा। जो एंट्रम प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस है वो उन इंडिविजुअल में देखा जाता है जिनमें जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा है उसका प्रोडक्शन कम होता है, या फिर हाई एसिड का फॉर्मेशन होता है, या उनमें ज़्यादा रिस्क होता है डिओडेनल अल्सर का। ठीक है, पैन गैस्ट्राइटिस मेनली मल्टीफोकल एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस को फॉलो करता है। ये उन लोगों में देखा जाता है जिसमें इंटरल्यूकिन 1 बीटा का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लोअर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन होता है, या उनमें ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा होने का डर होता है। जो इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल, सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल, मीनिंग की जो प्लाज्मा सेल है वो लैमिना प्रोपेरा में प्रेजेंट होगा, ये सब करेक्टरिस्टिक होता है एच पायरोली का। तो ये आप तो याद रख लीजिए, एच पायरोली का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल और सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल। ये जो एच पायरोलिक होता है ये पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोमा से भी एसोसिएटेड होता है। अब आते हैं जो 10% है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होगा? इसमें है अपने ही ये सेल के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन पंप, गैस्ट्रिन रिसेप्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एसोसिएटेड होता है पर्नीशियस एनीमिया, हैशिमोटो थायराइडाइटिस, एडिशन डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, गैस्ट्रिक अल्सर, कार्सिनोइड ट्यूमर। इसमें मेनली डैमेज देखने को मिलेगा म्यूकोसा ऑफ द बॉडी और फंगस। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है लेस एसोसिएटेड होता है एंट्रम से।
इसमें हाइपरप्लेसिया ऑफ गैस्ट्रिन देखने को मिलेगा, जिसके कारण जी सेल प्रोड्यूस होंगे एंथ्रम म्यूकोसा में, और इसके कारण गैस्ट्रिक कार्सिनोइड ट्यूमर फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर इसके हिस्टोलॉजिक फीचर्स की बात करें, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के हिस्टोलॉजिक फीचर्स की, तो इसमें रीजनरेटिव चेंजेज होंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया देखने को मिलेगा, मतलब कि ये कोलुमनर एब्जॉर्प्सिव सेल और ग्लोबुलर सेल देखने को मिलेगा, एट्रोपी होंगे, डिस्प्लेसिया होंगे, और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, जिसमें लिम्फोसाइट मैक्रोफेज डीपर लेयर में होंगे, प्लाज्मा सेल मेनली सुपरफिशियल लेमिनर प्रोपिया करैक्टरिस्टिक एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, देखिए हिस्टोलॉजी में कह रहा है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है डिटेक्शन ऑफ एच पायरोली। इसमें हम क्या करते हैं ना कि नॉन सिल्वर स्टेन करते हैं या फिर सिल्वर स्टेन करते हैं। नॉन सिल्वर स्टेन में हम गिम्साद, डिफ्यूजन क्यूक, गिमेनेज, एक्रिडीन ऑरेंज करेंगे, और सिल्वर स्टेनिंग में वाल्थीन, स्ट्रेली, स्टेनर ये सब करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो नौसिया, वोमिटिंग, इपिगैस्ट्रिक पेन, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में परनीसियस अनीमिया भी देखने को मिलेगा, जिसमें बीफी टंग दिखेंगे, पैरेस्थेसिया, नमनेस, सेंसरी एट्रेसिया, लॉस ऑफ वाइब्रेशन और पॉजिटिव सेंस, ये सब देखने को मिलेगा। और भी इसके क्लासिफिकेशन है, जैसे कि टाइप ए गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली बॉडी और फंदिक म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। इसको ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। इसमें सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ के कारण होता है। ठीक है, ये जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है वो पैराइटल सेल के अगेंस्ट में काम करते हैं, जिसके कारण जो पैराइटल सेल है उसमें डिप्लीशन होता है और गैस्ट्रिक एट्रोपी देखने को मिलता है। मतलब कि जो टाइप ए है वो ऑटो इम्यून है। दूसरा है टाइप बी क्लासिफिकेशन गैस्ट्राइटिस। इसमें मेनली एंट्रल म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है और ये हाइपर सेक्रेटरी गैस्ट्राइटिस के कारण होता है। इसमें एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये ड्यू टू एच पायरोरी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि जो टाइप ए है वो ऑटो इम्यून है, टाइप बी जो है वो पायरोरी के कारण हो रहा था। अब एक होता है ए और बी दोनों। इसमें क्या होगा ना कि जो म्यूकोसल लीजन है वो ए और बी दोनों पार्ट में इन्वॉल्व होगा। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, टाइप ए और बी। अगर मार्फोलॉजिक फीचर्स देखें तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी नॉर्मल होगा, एट्रोपी होगा या फूला हुआ होगा। हिस्टोलॉजिकली देखें तो क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस हो सकता है, क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक एट्रोपी हो सकता है, या फिर क्रोनिक हाइपर ट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर जो एच पायरोरिक में होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। सबसे पहले क्या था, डिओडनल अल्सर। ये डिओडनल अल्सर होता क्यों है, तो एसिड का ज़्यादा सेक्रिएशन होने के कारण, जिसके कारण गैस्ट्रिक मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है और जिसके कारण स्टोमक कैंसर होता है। दूसरा रिएक्टिव टी सेल के कारण, इसमें क्या होता है, पॉलीक्लोनल बी सेल प्रोफरेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण माल्टोमा होता है। क्या होता है, माल्टोमा। ठीक है, अब इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसका हम पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजी ये सब डिस्कस करेंगे। इसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है, तो इसका कारण में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन किलर, ओल्ड एज, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस और ऑटो इम्यून हो सकता है। अगर ये एच पायरोरिक बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो एच पायरोरिक है इसका पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं, ये इंटर करेगा थ्रू ओरल रूट और डैमेज करेगा म्यूकोसल बैरियर को। स्टोमक में ये स्विम करेगा विस्कस म्यूकोसा में, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है, और ये ऑर्गेनिज्म अटैच करेगा म्यूकस सेक्रेटिंग सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। कैसे, तो बाय एडहेशन लाइक बाब ए और साब ए, इसमें प्रेजेंट होता है, पहले ही बताए थे। उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया बाय बैक्टीरियल रिलीज।
उसके बाद ये अमोनिया को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज जो हो जाता है HCl के द्वारा स्टोमक में, तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव रहेगा, जिसके कारण ये म्यूकस को डैमेज करते रहेगा, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, अगर ये कोई और कारण से हो रहा है, जैसे कि आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या ज़्यादा एंसिड ले रहे हैं या बाय रिफ्लक्स हो रहा है या रीडिशन थेरेपी हो रही है, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण मेम्ब्रेन है जो सुपरफिशियल इरोशन होगा उसमें, जिसके कारण कम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होंगे, लो अमाउंट ऑफ एसिड और म्यूकस प्रोड्यूस होगा, सुपरफिशियल अल्सरेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हेमरेज होगा, जिसको GI ब्लीडिंग कहते हैं, जिसके कारण इंट्रासेलुलर pH बढ़ेगा, एंजाइम फंक्शन इम्पेयर होगा, ये सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, इस्कीमिया, वेस्कुलर स्टेसिस, टिश्यू डेथ देखने को मिलेगा, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इंडाइजेशन, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, हिकअप, ब्लैक स्टूल, फीवर, वीकनेस, स्टोमक क्रैम्पिंग, सॉल्ट टेस्ट मतलब खट्टा धिकार, शरीर पीला पड़ जाएगा अगर एनीमिया हुआ तो, स्वेटिंग, रेपिड हार्ट बीट, वोमिटिंग विथ ब्लड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करना पड़ेगा, CBC, H पाइलोरिक टेस्ट, ब्रीदिंग टेस्ट, इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में EGD कहते हैं, इसोफेगल मैनोमेट्री, pH मॉनिटरिंग, बायोप्सी, एक्सरे, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिनोलाइसिस। मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, H पाइलोरिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक, एनसिड, एंटीएमेटिक ड्रग, H2 ब्लॉकर और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम ओमेप्राजोल कर सकते हैं। उसके बाद और इसका अगर कोई पूछेगा ना कि मेन इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो इंडोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, मैनेजमेंट में हम गैस्ट्रिक इरिटेंट जिसके कारण गैस बनता है उसको अवॉइड करेंगे, कोल्ड मिल्क लेंगे, सॉफ्ट डाइट लेंगे। ठीक है, एंटासिड यूज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये कम होगा, जैसे कि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। उसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेंगे, ओमेप्राजोल, फेंटोस्पाजोल, फिर ऑनडेंस्टेरियन लेंगे, H2 ब्लॉकर लेंगे जैसे कि रानीतीन, इनोसिमेंटिडीन।